देखिए मैं आपके सामने ए बायोटिक कंपोनेंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। दिस इज़ योर सेकंड कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, दैट इज़ द बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट मैंने आपको बताया, बायोटिक मतलब जो रिलेटेड है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जिसमें आपके प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, माइक्रोब्स आ जाएंगे, उन्हें हम बोलेंगे बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। इसमें भी दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं आपका, एक ये मैंने लिखा है वन, जिसको हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्राफ्स बोलेंगे, या जिन्हें हम सेल्फ नरिशिंग भी बोलेंगे। और सेकंड कंपोनेंट है इसमें आपका कंज्यूमर है, हीट्रोट्रॉफ है, विच आर आल्सो कॉल्ड एज फैगोट्रॉफ्स। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें मैं वन बाई वन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर या ऑटोट्राफ। देखिए की वर्ड को देखिए, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉफ का मतलब होता है नरिश करना। तो मतलब दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ऑन फूड, जो अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर करते हैं, जो अपनी फूड को खुद से प्रिपेयर करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्राफ, उन्हें ही बोलते हैं हम प्राइमरी प्रोड्यूसर, और उन्हीं को हम बोलते हैं सेल्फ नरिशिंग, मतलब खुद से प्रिपेयर करना। तो खुद से कैसे प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स, आपको पता ही है कि विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। तो फॉर एग्जांपल उसमें आ जाएगा आपका ग्रीन प्लांट्स आ गया, सर्टेन बैक्टीरियाज आ गए, ब्लू ग्रीन एल्गी आ गया। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर करते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। कभी बहुत सारे बच्चे जो मतलब नॉन साइंसेज वाले होते हैं ना, वो कभी ये ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए सोचते हैं कि शायद ये खुद से प्रिपेयर नहीं करेगा, तो वो ऐसा मतलब क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग मार्क कर देते हैं। या बैक्टीरिया के लिए वो सोचते हैं कि शायद ये अपनी खुराक को खुद से प्रिपेयर नहीं करता होगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इसीलिए मैं तीनों मेंशन की हैं कि ग्रीन प्लांट, सर्टेन बैक्टीरियाज आ गए, ब्लू ग्रीन एल्गी आ गए, ये सारे के सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब अपनी खुराक को खुद से प्रिपेयर करते हैं। अब देखिए इस प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में भी, या हम एटोट्रॉफ्स की अगर हम बात करेंगे, तो ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो वुडी प्लांट होते हैं, मतलब प्लांट्स में शरब हरब ये सारे के सारे जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, एल्गी जो होती है वो प्रोड्यूसर होती है, प्रोड्यूसर जो अपनी खुराक को खुद प्रिपेयर करे। लेकिन अब मैं थोड़ा सा आपको एल्गी के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि एग्जामिनर आपको इसके बारे में तो नहीं पूछे, लेकिन एल्गी के लिए ज़रूर पूछ सकता है। तो देखिए सबसे पहले एल्गी की स्टडी को हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी बोलते हैं। एल्गी जो होता है ये यूनिसेलुलर होता है। अब देखिए अगर यूनिसेलुलर है तो मल्टी सेलुलर भी होता है। तो यूनिसेलुलर मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सिंगल सेल के साथ बने होते हैं, एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। सपोज वी ह्यूमंस आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन एल्गी जो है ये यूनिसेलुलर है, मींस एक ही सेल के साथ बनी हुई है। उसके बाद एल्गी में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मींस मतलब अपनी फूड को ये खुद से प्रिपेयर करता है। इसके अंदर ना क्लोरोफिल होती है। अब जब मुझे क्लोरोफिल की बात आ गई, तो क्लोरोफिल में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है। तो याद रखिए मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल क्या होती है, एक ग्रीन पिगमेंट होती है जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। सिमिलरली ह्यूमंस के अंदर हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होती है जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड इन कलर होता है, और उसके अंदर जो मेटल प्रेजेंट होता है वो होता है आयरन। हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, आयरन। और जो आपका क्लोरोफिल है उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम। ये दोनों भी आपको चीज़ें याद रखनी है और लिख भी लेनी है साथ में। उसके बाद देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्गी आपको ना तमिलनाडु में मिलेंगी। अगर क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि मतलब सबसे ज़्यादा आपको ये क्या नाम है आपकी एल्गी आपको कहाँ पे मिलेगी, तो ये आ जाएगा आपका तमिलनाडु में। उसके बाद एक चीज़ आप और याद रखिए कि जो एल्गी होती है ना, फ्रेश वाटर में जो एल्गी ग्रो करती है फ्रेश वाटर में, वो हमेशा ग्रीन या ब्लू ग्रीन इन कलर होती है। ठीक है, फ्रेश वाटर में जो एल्गी ग्रो करती है वो ब्लू ग्रीन या ग्रीन इन कलर होती है। लेकिन जो मैराइन वाटर में जो एल्गी ग्रो करती है वो रेड या ब्राउन इन कलर होती है। तो इट मींस एल्गी यू कैन से दैट ग्रीन इन कलर भी होती है या रेड ब्राउन एल्गी भी होती है। उसके बाद डायटम्स भी एल्गी होती है। कापा फाइकस इट वाज रिसेंटली इन न्यूज। ठीक है ना, तो ये एक इन्वेजिव स्पीशीज है। अब आप बच्चे मुझे ये पूछेंगे कि सर व्हाट इज इन्वेजिव स्पीशीज। देखिए इन्वेजिव स्पीशीज भी होती है, कापा फाइकस में आपको बता रहा था। तो कापा फाइकस देखिए ये भी सारी की सारी एल्गीज हैं। तो एल्गी कौन कौन सी होगी, ग्रीन कलर की, रेड ब्राउन इन कलर, डाई एटम्स, जूजेंथेल, कापा फाइकस। इट इज आल्सो यू कैन से दैट एन इनवेजिव स्पीशीज है, मतलब कॉजिंग डैमेज इन द कोरल्स। तो फिलहाल के लिए अभी आप इतना याद रखेंगे, बाकी कोरल्स के चैप्टर में भी हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो इतनी तरह की ये सारी एल्गीज जो है मैंने बताई हैं। तो ये कापा फाइकस पूछ सकते हैं कि इट इज़ अ फ्लैगशिप स्पीशीज, अम्ब्रेला स्पीशीज, कीस्टोन स्पीशीज या इन्वेजन स्पीशीज या नन ऑफ द अबव। तो इट इज़ एन इन्वेजिव स्पीशीज। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए सेकंड मैंने सिर्फ एल्गी के साथ ही आपको लिख लिया है, ये इसमें तो नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए कि फंजाई की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, माइकोलॉजी बोलेंगे। फंजाई जो होते हैं ये इनमें क्लोरोफिल नहीं होती है, और इनकी जो सेल वाल होती है वो काइटीन के साथ बनी होती है, CHITIN। अगर इसकी सेल वाल जो है वो काइटीन के साथ बनी होती है, तो बैक्टीरियल सेल वाल किसके साथ बनी होती है, वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकैन। पेप्टिडोग्लाइकैन के साथ बैक्टीरियल सेल वाल बनी होती है। ये भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव
पर्सपेक्टिव से याद रखना है। एक चीज़, ये फंजाई का इसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैंने आपको एल्गी का पढ़ाया तो साथ में मैंने इसको भी बता दिया ताकि आपको याद रहे, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड कंपोनेंट जो मैंने आपको बताया था बायोटिक कंपोनेंट में आता है आपका कंज्यूमर, विच इज आर आल्सो कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफ, या जिन्हें हम फैगोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। देखिए हेटेरो का मतलब ही होता है अदर, हेटेरो का मतलब क्या होता है अदर, और ट्रॉफ का मतलब होता है क्या, अच्छा कि मतलब नरिश करना। इन अदर वर्ड यू कैन से दैट दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर, ठीक है ना, फॉर देयर फूड। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो हम किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, हम तो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, इट मीन्स वी आर हेटेरोट्रॉफ, ठीक है ना, हम सपोज हेटेरोट्रॉफ में आ रहे हैं। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट के ऊपर सपोज डिपेंडेंट है अपनी फूड के लिए, उसे हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉफ, आल्सो कॉल्ड एज, उन्हें हम बोलेंगे कंज्यूमर, या हम उन्हें फैगोट्रॉफ्स भी बोलेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, फैगोट्रॉफ्स। उसके बाद ये चीज मैंने हर नीचे लिखी है कि नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर ऑन फूड। अब इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि मतलब दीज कंज्यूमर्स या हेटेरोट्रॉफ्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, फर्स्ट वन इज मैक्रो कंज्यूमर एंड सेकंड वन is micro consumer. This word macro and micro both are important. Macro means large and micro means small. ये चीज़ आप याद रखिए, हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये चीज़ आप इन वर्ड के सिर्फ मीनिंग याद रखिए। देखो मैक्रो कंज्यूमर्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया है हर्बीवोरस में, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, कार्निवोरस में एंड ओमनीवोरस में। ये चीज़ें आप ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं। देखिए हर्बीवोरस की अगर हम बात करेंगे तो हर्बीवोरस को हम प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं, जो फीड करते हैं प्लांट्स को, मतलब जो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उन्हें हम बोलेंगे हर्बीवोरस, या जिन्हें हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल आपका रैबिट आ गया, शीप आ गया, तो ये प्लांट्स के ऊपर ही तो डिपेंड करते हैं, ग्रास या घास वगैरह जो भी खाते हैं। उसके बाद देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर फीड करते हैं पीसी, पीसी मीन्स आपका प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब ये उनको फीड करते हैं, किसको, हर्बीवोरस को, प्राइमरी कंज्यूमर्स को ये फीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका डॉग आ गया, वोल्व्स आ गया, स्नेक्स आ गया, ये सारे के सारे हर्बीवोरस को कंज्यूम करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करते हैं। उसके बाद देखिए कार्निवोरस, ये फीड करते हैं दोनों को, प्राइमरी कंज्यूमर को भी और सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी, दोनों को फीड करते हैं ये, ठीक है। तो आल्सो नाउन एज, ये जो मैंने ए लिखा है, अगर कहीं पे भी आगे किसी लेक्चर में होगा तो मैं बताना भूल जाऊं तो आप याद रखिएगा कि आल्सो नाउन एज, इन्हें हम टर्शरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपका लाइन, लाइन जो होगा वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को भी कंज्यूम करेगा, उनको भी फीड करेगा और सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी करेगा, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज टर्शरी कंज्यूमर। फोर्थ वन इज योर ओमनीवोरस, ओमनीवोरस कंज्यूम करता है दोनों प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी, ठीक है ना। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म्स भी यूज करते हैं, फाना एंड फ्लोरा। फाना मीन्स यानी एनिमल और फ्लोरा मीन्स प्लांट। तो ओमनीवोरस में आपका मैन आ गया, सपोज प्लांट को भी फीड करता है और साथ में एनिमल को भी, मतलब मीट खाता है। सिमिलरली मानकी भी आ गया, बेयर भी आ गया। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद में आता है माइक्रो कंज्यूमर्स पे। तो देखो माइक्रो कंज्यूमर्स को आल्सो नोन एज सेप्रोट्रॉफ भी बोलते हैं, या फिर इसको डिकम्पोजर भी बोलते हैं, या इसको ऑस्मोट्रॉफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑस्मोट्रॉफ भी बोलते हैं। जहां पे भी बात डिकम्पोजर की बात आ जाए, सेप्रोट्रॉफ की बात आ जाए, वहां पे आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि ये जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है ना। जो चीज़ें मर जाती हैं उनसे ये फूड को ऑब्टेन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके बैक्टीरिया हो गए, फॉर एग्जांपल फंजाई हो गया, तो ये उनसे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। दे आर आल्सो नोन एज डिट्राइटिवोरस भी इनको बोलते हैं। तो ये चीज़ें सारी आपको याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था आपके इको सिस्टम के चैप्टर का। तो यहाँ पे मैंने फंजाई के लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, तो आई होप ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि आपको मतलब यूपीएससी में, स्टेट के किसी भी पीसीएस में, या पीसीएस जो एग्ज़ाम है केएस का, उसके बाद सीजीएल, एसएससी, या फिर जो आपका सीयूईटी का एग्ज़ाम है, मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये रूल्स जो है वो मैच द कॉलम में पूछ सकते हैं। या जैसे आजकल यूपीएससी में ट्रेंड है, सपोज ये चारों रूल्स दे देंगे, आगे इनकी डेफिनेशंस भी मिल जाएंगी आपको। तो क्वेश्चंस आपको पूछेगा कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर, या ऑल द 4 पेयर्स। तो ऐसे में ना फिर आप वो एलिमिनेशन वाली टेक्निक जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चारों रूल्स आपको बाय हार्ट जो है वो याद होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इन रूल्स को अच्छे से मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, लेकिन इन रूल्स के साथ जो थोड़ी सारी मतलब एक डिस्क्रिप्शन आएगी, ठीक है ना, इनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अपने टेलीग्राम के चैनल पे। तो आई होप कि आप सारे जो हैं वो वहाँ पे जाएंगे, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे मैं पीडीएफ भी शेयर करता रहूँगा। तो आप वहाँ से ये जो रूल्स हैं इनको अपने नोट्स पे नोट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका एलन रूल।
देखिए, एलन रूल ये कहते हैं कि जो भी ऑर्गेनिजम्स या जो भी एनिमल कोल्डर एरियाज में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, कोल्डर एरियाज में जो एनिमल रहते हैं, उनके जो लिम्स होते हैं, लिम्स मतलब सपोज उनके एयर हो गए, उनके सपोज लेग्स हो गई, तो एलन रूल कहते हैं कि जो एनिमल्स या जो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे रहते हैं कोल्डर एरिया में, उनके लिम्स जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं। वो क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं। तो उस स्मॉलर की वजह से क्या होगा कि स्मॉलर अगर वो छोटे होंगे तो उसकी वजह से उनका जो हीट लॉस होगा वो बिल्कुल कम होगा। ठीक है ना, ये कहता है कौन, एलन रूल। मतलब वो उसकी हीट लॉस को मिनिमाइज कर देगा, रिड्यूस कर देगा। इस रूल को हम क्या बोलेंगे, एलन रूल। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मतलब ऐसे एनिमल जो कोल्डर एरिया में रहते हैं उनके लिम्स जो होते हैं वो शार्टर होते हैं। क्यों शार्टर होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो हीट लॉस होता है वो कम होता है। दूसरा रूल आ गया आपका बर्गमैन रूल, या आप बर्जमैन रूल भी जो भी बोलते हैं, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। तो बर्जमैन रूल की अगर हम बात करेंगे तो ये कहता है कि जो भी एनिमल्स वार्मर एरिया में रहते हैं ना, उनका सरफेस एरिया जो होगा वो काफ़ी लार्ज होगा। तो देखिए, अगर उनका सरफेस एरिया काफ़ी लार्ज होगा तो इट मीन्स उसमें से हीट बहुत तेज़ी से लॉस होगी, मतलब हीट लॉस होगा फास्टली। देखिए, जो ऑलरेडी अगर कोई एनिमल वार्म एरिया में रह रहा है तो वहाँ पे तो हीट बहुत ज़्यादा होगी, तो उसको हीट को कंजर्व करके करना भी क्या है, वो तो हीट को लॉस ही करेगा। तो ये बर्जमैन रूल यही कहता है कि ऐसे एनिमल जो वार्मर एरिया में रहते हैं उनका सरफेस एरिया लार्जर होता है और हीट लॉस बहुत फास्टली होता है। लेकिन कंपेयर टू एनिमल मतलब हु आर रिजाइडिंग इन द कोल्डर एरिया, उनका जो साइज होगा वो स्मॉल होगा। ठीक है ना, उनका सरफेस एरिया जो होगा वो स्मॉल होगा, और फिर उसमें से जो उनका सरफेस एरिया जो होगा वो स्मॉल होगा, और जो उसमें फिर हीट लॉस होगा वो फिर कम होगा। ठीक है ना, ये कौन बोल रहा है आपको, बर्जमैन रूल। थर्ड रूल हो गया आपका कौन सा, ग्लॉगर रूल। ग्लॉगर रूल ये कहता है कि जो एनिमल वार्मर एरिया में रहते हैं, ठीक है ना, दे बियर डार्क पिगमेंटेशन, मतलब वो ब्लैक होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना, डार्क इन कलर होंगे एज कंपेयर टू दोज लिविंग इन द कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट्स। ये चीज़ याद रखिए, ग्लॉगर रूल क्या कहता है कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग इन द वार्मर एरिया, ठीक है, दे बियर डार्क पिगमेंटेशन एज कंपेयर टू दोज लिविंग इन द कोल्ड या ड्राई क्लाइमेट। उसके बाद आ गया गास हाइपोथेसिस। गास हाइपोथेसिस ये कहता है कि कभी भी दो ऑर्गेनिजम्स हैविंग द सेम नीश, नीश में ऑलरेडी डिस्कस आई थिंक प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुका हूँ, अगर नहीं भी किया तो विल डिस्कस इन द अपकमिंग लेक्चर। नीश जो होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट के अंदर क्या रोल, क्या फंक्शन प्ले करता है, ठीक है, या उसका प्रोफेशन क्या है, उसको हम बोलेंगे नीश। तो कभी भी दो स्पीशीज का सेम नीश नहीं हो सकता, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो गास हाइपोथेसिस ये बोलता है कि अगर कोई दो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका अगर सिमिलर नीश होगा तो उनमें से फिर एक ही सर्वाइव कर पाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, दूसरी जो होगी वो एक्सटिंक्ट कर जाएगी। तो आई होप ये चारों रूल अभी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार मैं दोबारा से चलो एक क्विक रिवीजन में कर देता हूँ। एलन रूल कहता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कोल्डर एरिया में रहते हैं उनके लिम्स जो होते हैं वो शार्टर होते हैं, ताकि उनका जो हीट लॉस हो वो बिल्कुल मिनिमाइज हो, बिल्कुल कम हो। ठीक है, ये हो गया एलन रूल। सेकंड रूल कौन सा आ गया, बर्जमैन रूल। बर्जमैन रूल क्या कहता है कि वार्मर एरिया में जो एनिमल रहते हैं उनका सरफेस एरिया लार्ज होगा। सरफेस एरिया लार्ज होगा तो मतलब हीट बहुत ज़्यादा लॉस करेगी, ठीक है ना, बहुत जल्दी करेगी। लेकिन एज कम्पेयर टू दोज लिविंग इन द कोल्डर एरिया, उनका सरफेस एरिया भी स्मॉल होगा और हीट लॉस भी सपोज कम होगी। उसके बाद ग्लॉगर रूल ऑलरेडी बता चुका हूं कि मतलब ऐसे एनिमल, ऐसे ऑर्गेनिज्म विच आर लिविंग इन द वार्मर एरिया, वार्मर क्लाइमेट, बियर डार्क पिगमेंटेशन। आप ऐसे जस्ट अज्यूम कर लीजिए जो नियर बाई इक्वेटर के ऑर्गेनिजम्स होंगे, इवन ह्यूमंस की बात करेंगे, वो डार्क होते हैं, ठीक है ना, मतलब ड्यू टू द टैनिंग ऑफ स्किन। लेकिन जो कोल्डर एरिया में रहते हैं वो वाइट होते हैं, जस्ट ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आ गया गास हाइपोथेसिस, मतलब कभी भी दो ऑर्गेनिज्म का सेम नीश नहीं होगा। नीश मैंने आपको बता दिया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्रोफेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म का रोल, उसका फंक्शन, उसको हम बोलेंगे नीश, ठीक है। तो कभी भी दो ऑर्गेनिज्म का सिमिलर सेम नीश नहीं हो सकता। अगर होगा तो इन द लॉन्ग रन उनमें से फिर एक ही स्पीशीज जो होगी वो सर्वाइव करेगी, दूसरी जो होगी वो पैरिश हो जाएगी, एक्सटिंक्ट कर जाएगी, ठीक है। Thank you so much. This is all about the ecosystem and the component of ecosystem in which we have discussed the biotic and abiotic component and the various rule जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी है। तो देखिए, जो भी ये चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, मैं सिंसियरली एज अ बिग ब्रदर, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे हैं, आई हैव फेस द सेम प्रॉब्लम, कि वो इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको पता नहीं होता कहाँ से शुरू करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो जो भी बच्चे इन वीडियोस को सपोज वॉच कर रहे हैं, इनको देखेंगे, इन लेक्चर्स को देखेंगे, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको कहीं पे भी, अगर चाहे आप जेके एसएसबी का पढ़ रहे हैं, जेके पीएससी का पढ़ रहे हैं, यूपीएससी का पढ़ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनकी टेस्ट सीरीज़ को भी सॉल्व करूँ आपके सामने, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लाऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है कि एक चीज़ आपको करनी है कि ये सब कुछ आपके सामने मतलब फ्री ऑफ कास्ट है, कोई पीडीएफ का
कुछ पैसा नहीं है, कोई लेक्चर्स को जो है वो पेड नहीं है। आपको जस्ट एक ही चीज़ करनी है कि जो भी मतलब यू कैन से दैट कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो जो कैलिबर रखते हैं, उनके साथ आपने ये वीडियोस शेयर करनी है और सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि जब भी मैं अपकमिंग वीडियो जो भी मैं मतलब अपलोड करूँगा उसका वो लिंक आ जाएगा, आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उन लेक्चर्स को प्रॉपरली वॉच करेंगे। तो उसके अलावा मैं क्या करूँगा कि मैं कोशिश करूँगा कि एक एक घंटे की वीडियो लाऊँ आपके सामने, ताकि ये जल्दी से जल्दी कंपोनेंट ख़त्म हो जाए। तो थैंक यू।